Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss Class 11 Psychology NCERT Chapter 2 Methods of Inquiry in Psychology. In this chapter, we will discuss first, goals of psychological inquiry, second, nature of psychological data, third, some important methods in psychology, fourth, analysis of data, fifth, limitations of psychological inquiry, and sixth, ethical issues. First, goals of psychological inquiry. साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, इसीलिए साइकोलॉजी में कोई भी फिनोमेना या कंसेप्ट डिस्क्राइब या स्टडी करने के लिए 5 गोल्स मैंडेटरी होते हैं टू कीप इन माइंड. फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में किसी भी बिहेवियर या साइकोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होता है एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, और ये डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर को डिस्टिंग्विश करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर को ऑब्जर्व करना है स्टडी हैबिट्स को अमंग डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो वो स्टडी हैबिट्स को डिस्क्राइब करेगा कि कितने तरह की स्टडी हैबिट्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बीइंग इन क्लासेस रेगुलरली, सबमिटिंग होमवर्क रेगुलरली, एक्सेट्रा. ये सारी डिफरेंट टाइप की स्टडी हैबिट्स हो गई और अलग अलग तरह की बिहेवियर्स भी हो गए. सेकेंड इज़ प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन यानी अंदाज़ा लगाना कि कोई भी बिहेवियर अगर अकर हो रहा है तो फ्यूचर में किस किस सिचुएशन में ये बिहेवियर अकर होने के चांसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस रिसर्चर ने ऑब्ज़र्व किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी बिहेवियर, तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जो बच्चा रेगुलरली क्लास में आ रहा है और होमवर्क भी टाइम पे कर रहा है, तो वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में भी अच्छे स्कोर करेगा. थर्ड इज़ एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में जिस बिहेवियर को आपने डिस्क्राइब किया है उस बिहेवियर के कॉजेज़ जानना, कि वो बिहेवियर क्यों अकर हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टडी हैबिट है क्लास में अटेंटिव होना, तो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि क्यों कोई स्टूडेंट क्लास में अटेंटिव होता है और ऐसा क्या होता है क्लास में, या कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अटेंशन के लिए लीड करते हैं. बेसिकली जो बिहेवियर का हमने पता लगाया है उन बिहेवियर का पीछे के कारण क्या है जिस वजह से वो बिहेवियर कॉज हो रहा है या लीड हो रहा है. फोर्थ इज कंट्रोल. जब हम किसी भी बिहेवियर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस बिहेवियर के कॉजिंग फैक्टर्स क्या है, कि किस फैक्टर्स की वजह से ये बिहेवियर हो रहा है, तो तब हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल का मीनिंग होता है किसी बिहेवियर को होने देना या फिर रिड्यूस करना या फिर उसे इन्हांस करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में किसी पेशेंट का अनवांटेड बिहेवियर को कंट्रोल करना या रिड्यूस करना. फिफ्थ इज़ एप्लीकेशन. अब तक जो भी बिहेवियर के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है, प्रिडिक्ट किया है, एक्सप्लेन किया है और कंट्रोल किया है, अब उस नॉलेज को अप्लाई करना to bring out the positive changes in people's life. Next are steps in conducting a scientific research. कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए और टेस्टेबल होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए ऑन ऑब्जर्वेबल डेटा, जो डेटा मौजूद हो और जो प्रूफ कर सके. सिस्टमैटिक का मतलब होता है कोई भी रिसर्च एक सिस्टम या फिर स्टेप के बेसिस पे होनी चाहिए. टेस्टेबल का मतलब होता है कि जो रिसर्च की है वो मेजरेबल हो सके, चाहे कोई एक इन्वेस्टिगेटर या 3-4 इन्वेस्टिगेटर, कितने भी इन्वेस्टिगेटर उस रिसर्च को टेस्ट करें तो उनका सेम आंसर या नतीजा निकले. कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए मेन 4 सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स या स्टेप होते हैं. First step is conceptualizing a problem. This means study या research करने के लिए एक specific problem या topic select करना या decide करना. Topic decide करने के बाद एक hypothesis बनाना या tentative statement बनाना about the problem.
हाइपोथेसिस मतलब एक अंदाजे वाली स्टेटमेंट बनाना जो किसी एविडेंस या प्रूफ पे बेस्ड नहीं है। सेकेंड स्टेप इज कलेक्टिंग डेटा। टॉपिक सिलेक्ट करने से और हाइपोथेसिस बनाने से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें किसका और क्या डेटा कलेक्ट करना है। और इस स्टेज में रिसर्चर अपनी पूरी स्टडी का एक डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट बनाता है और 4 एस्पेक्ट्स पर ध्यान देता है। फर्स्ट, पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, कि पार्टिसिपेंट्स चिल्ड्रन होने चाहिए, एडोलेसेंट्स होने चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स होने चाहिए। सेकेंड, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि कौन से मेथड को यूज़ करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सेट्रा। थर्ड इज़ टूल्स, कि कौन से टूल्स को यूज़ करके हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। फोर्थ इज़ प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, मतलब एक्चुअल में डेटा को कलेक्ट करना। थर्ड स्टेप इज़ ड्राइंग कंक्लूजन, मतलब अभी तक जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्या नतीजे निकल के आ रहे हैं। इस स्टेज में हमें पता लगता है कि जो हमने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाई थी या टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई थी वो ट्रू है या फॉल्स है। लास्ट स्टेप इज रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। अगर कोई कंक्लूजन ऐसी निकली है जो रिसर्चर के हाइपोथेसिस से ऑपोजिट हो तो रिसर्चर अपनी स्टडी को दोबारा रिवाइज करता है, नहीं तो एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या थ्योरी देख के अगेन एक स्टडी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। पैराडाइम्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट समथिंग। अभी तक जो हमने डिस्कस किया अबाउट अ रिसर्च वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, पर लेकिन रिसर्च और भी कई तरीक़ों से की जा सकती हैं, जैसे इंटरप्रेटिव मेथड। इस मेथड में एक्सप्लेनेशंस बेस्ड होते हैं ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। इसमें फोकस किया जाता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे, कि कैसे कोई इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करता है। इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, यानी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे रिसर्च की जाती है। सेकंड इज नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल डेटा का मतलब होता है किसी भी इंसान के कोवर्ट या ओवर्ट बिहेवियर पर या फिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पर या मेंटल प्रोसेसेस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। डेटा कलेक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने आइडिया लगाया है या एक हाइपोथेसिस बनाया है वो कितना हद तक ट्रू है या फॉल्स है। किसी का भी डेटा डिपेंड होता है ऑन टाइम, प्लेस एंड पर्सन। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर को एक पर्सन के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो वो पर्सन के बारे में जो डेटा होगा वो इंक्लूड करेगा कि वो पर्सन किस टाइम क्या करता है, कौन सी जगह पे जाता है और कौन से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। ये डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका हो गया कि अगर किसी पर्सन के बारे में डेटा कलेक्ट करना होता है तो उस पर्सन से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा यानी इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हो सकती है 2 चीज़ों की वजह से। फर्स्ट, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, की डेटा कलेक्शन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया है, क्या वो मेथड अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सेकेंडली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स, की किन लोगों पर डेटा कलेक्ट किया गया है, जैसे ग्रुप पे या इंडिविजुअल पे, मेल पे या फीमेल पे, रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में एक्सेट्रा। लास्ट फीचर इज़ डेटा कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है। जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन रिसर्चर ने कलेक्ट की होती है उसके बेसिस में इन्फ्रेंसेस या अंदाजे निकालने पड़ते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका मीनिंग समझना होता है। साइकोलॉजी में फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फर्स्ट इज़ डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे नेम, एज, जेंडर एक्सेट्रा। सेकेंड इज फिजिकल इन्फॉर्मेशन। दिस इंक्लूड्स नेबरहुड, हाउसिंग कंडीशंस, इकोलॉजिकल कंडीशंस एक्सेट्रा। थर्ड इज फिजियोलॉजिकल डेटा। दिस इंक्लूड्स हाइट, वेट, हार्ट रेट एक्सेट्रा। Fourth is psychological data. This includes
इंटेलिजेंस लेवल, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यू, इमोशन, एक्सेट्रा। थर्ड इज सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। रिसर्च करने के कई तरह के तरीके या मेथड्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल मेथड, सर्वे मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस स्टडी मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड एक साइंटिफिक मेथड है जो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट होता है इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, सिलेक्शन। जो ऑब्जर्वर होता है यानी रिसर्चर होता है, वो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को सिलेक्ट करता है ऑब्जर्व करने के लिए। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग। जिस बिहेवियर को या फिनोमिना को स्टडी करना होता है या ऑब्जर्व करना होता है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। देन थर्ड, एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रिटेशन या मीनिंग निकाला जाता है उस बिहेवियर या फिनोमिना का। ऑब्जर्वेशन बेसिकली दो तरीक़ों से की जाती है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट कि वो नेचुरलिस्टिक है या कंट्रोल्ड है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर या रिसर्चर, यानी किसी स्टडी में वो ऑब्जर्वर या रिसर्चर खुद या तो पार्टिसिपेट करता है या फिर पार्टिसिपेट नहीं करता है, दूर से ही ऑब्जर्व करता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर एक नेचुरल इन्वायरमेंट में या फिर जो एज इट इज़ हो रहा है नेचुरली, उसी में बिहेवियर को या फिर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है बिना मैनिपुलेशन या कंट्रोल किए हुए। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में इसका उल्टा होता है, यानी जो इन्वायरमेंट या बिहेवियर होता है वो कंट्रोल या मैनिपुलेट किया जाता है, और ये कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेनली लैबोरेटरीज में की जाती है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो ग्रुप से डिस्टेंट रहता है और दूर से ही ऑब्जर्व करता है। वेयरएस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, बीइंग ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वेशन मेथड का एक एडवांटेज है कि वो ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में होते हैं, यानी जो बिहेवियर स्टडी किया जाता है वो एज इट इज़ अकर होते हुए इन नेचुरल इन्वायरमेंट स्टडी किया जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे इट इज़ लेबर इंटेंसिव, यानी इसमें बहुत मेहनत लगती है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और इसमें ऑब्जर्वर बायस भी हो सकता है, यानी जो ऑब्जर्वर है या रिसर्चर है उसके खुद के पर्सनल बिलीव्स या वैल्यूज़ उसकी इंटरप्रिटेशन को या फिर ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेकेंड इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में किसी भी दो या उससे ज़्यादा इवेंट्स या वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है इन अ कंट्रोल ग्रुप और उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। इन एक्सपेरिमेंट कॉज का मतलब होता है वो इवेंट जो चेंज या मैनिपुलेट किया जाता है, और इफेक्ट का मतलब होता है वो बिहेवियर जो मैनिपुलेशन की वजह से अकर होता है। वेरिएबल का मतलब होता है वो स्टिमुलस या इवेंट जो वेरी करता है या चेंज करता है। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो मैनिपुलेट किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑलवेज द कॉज, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इफेक्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जिन पर रिसर्चर फोकस करता है इन द स्टडी, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल उस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन होता है जो रिसर्चर डिज़ायर टू एक्सप्लेन। डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो कई तरह के वेरिएबल से भी इन्फ्लुएंस होता है, और उन वेरिएबल्स को होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो रिसर्चर स्टडी नहीं करता है पर लेकिन नेचुरली या ऑटोमेटिकली अकर होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में जनरली दो तरह के ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जो एक्सपोज होता है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन, यानी जिस पे मैनिपुलेशन या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया जाता है। सेकंड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होते हैं जिनको मैनिपुलेट नहीं किया जाता पर लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली चूज़ किया जाता है। रैंडमली चूज़ करना एक मेथड होता है जिसमें हर एक पर्सन को इक्वल चांस मिलता है टू बी इंक्लूडेड इन एनी ग्रुप्स। वो सारे वेरिएबल्स जो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में
डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं वो बेसिकली 3 मेजर टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल्स लाइक एंजाइटी, इंटेलिजेंस लेवल. सेकंड, सिचुएशनल या इन्वायरमेंटल वेरिएबल जैसे नॉइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. एंड थर्ड इज सीक्वेंशियल वेरिएबल. सीक्वेंशियल वेरिएबल वो हो गए जो एक्सपेरिमेंट की वजह से अकर होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल फटीग. जैसे किसी पर्सन पे या किसी ग्रुप पे बहुत ज़्यादा या बार बार एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उसको एक्सपेरिमेंटल फटीग हो जाएगा, यानी थकावट हो जाएगी. एक वेल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंटर है उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. सेकेंडली, जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है वो कंक्रीट एविडेंस के बेसिस पे ही होना चाहिए. एक्सपेरिमेंटल मेथड के 3 तरह के यानी 3 टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेजेस भी है. फर्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल के आया है वो हर एक ग्रुप पे अप्लाई नहीं हो सकता या फिर हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता है. इसको कहते हैं जनरलाइजेशन, वो जनरलाइज नहीं हो सकता है. सेकेंड इज, हर प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटली स्टडी नहीं की जा सकती है. थर्डली, हर एक वेरिएबल को कंट्रोल करना इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक्सपेरिमेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो एक नेचुरल सेटिंग में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. एंड सेकेंड इज़ क्वासी एक्सपेरिमेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मैनिपुलेट नहीं किया जाता बल्कि सिलेक्ट किया जाता है. जैसे टू स्टडी द पोस्ट इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स. थर्ड इज कोरिलेशनल स्टडी. इसमें रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स को डिटरमाइन किया जाता है, यानी जाना जाता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो कितने एक्सटेंट तक है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप, और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है +1 से लेके -1 के बीच में. कोरिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड ज़ीरो. पॉजिटिव कोरिलेशन में रिलेशनशिप होता है और ये डिटरमाइन किया जाता है बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y. अगर वेरिएबल x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वेरिएबल y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी. सिमिलरली, अगर वेरिएबल x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, और ये वैल्यू होती है बेसिकली अप्रॉक्स +1. सेकेंड इज़ नेगेटिव कोरिलेशन. इसमें वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है. ये डिटरमाइन किया जाता है बाय सीइंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. अगर वेरिएबल x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वेरिएबल y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी. सिमिलरली, अगर x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज़ होगी. नेगेटिव कोरिलेशन रेंज होता है बिटवीन 0 to -1. थर्ड इज़ ज़ीरो कोरिलेशन. इसमें कोरिलेशन इज़ बिटवीन या अप्रॉक्स 0, और ये बहुत रेयर होता है. फोर्थ इज सर्वे मेथड. सर्वे मेथड का मेन एम होता है टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट. सर्वे कंडक्ट करने के लिए 4 मेन टेक्निक्स यूज़ की जाती है. फर्स्ट, पर्सनल इंटरव्यूज़. सेकंड, क्वेश्चनर्स. थर्ड, टेलीफोनिक सर्विस. एंड फोर्थ, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस बैठ के इंटरव्यू लिया जाता है, और ये इंटरव्यूज़ 2 तरह के हो सकते हैं. फर्स्ट, स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज, एंड सेकंड, अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, यानी जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाने होते हैं वो पहले से ही रिटन होते हैं और इंटरव्यूअर के पास होते हैं. इस टाइप के इंटरव्यू में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सेकेंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं. इंटरव्यू 4 तरीके से लिया जा सकता है. फर्स्ट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी एक ही इंटरव्यू होता है और एक ही इंटरव्यू या रिस्पोंडेंट होता है. सेकंड, इंडिविजुअल टू ग्रुप, यानी एक इंटरव्यू होता है जो एक ग्रुप का इंटरव्यू लेता है, और इस टाइप को फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं. थर्ड इज ग्रुप टू इंडिविजुअल, यानी इंटरव्यूअर्स का एक ग्रुप होता है जो एक सिंगल पर्सन या इंटरव्यूई का इंटरव्यू लेता है. फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी एग्जाम या जॉब इंटरव्यू. एंड फोर्थ इज ग्रुप टू ग्रुप इंटरव्यू, जिसमें ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स होता है जो ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स या इंटरव्यूई का इंटरव्यू लेते हैं. इंटरव्यू के एडवांटेज होते हैं कि ये हेल्प करता है टू गेन द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन. ये फ्लेक्सिबल होता है और अडेप्टेबल होता है.
and it can be used when no other method is possible or adequate. And lastly, it can be used for children and non-literate person. इंटरव्यू का डिसएडवांटेज भी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता है. सेकेंड इज क्वेश्चन सर्वे. इस सर्वे मेथड में क्वेश्चन या फिर सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से ही डिसाइडेड होता है और वही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टिसिपेंट्स. क्वेश्चन के क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट ओपन एंडेड एंड सेकंड क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड में जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से क्वेश्चंस का आंसर लिखता है, और जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें सिलेक्ट करना होता है करेक्ट आंसर को. क्वेश्चन सर्वे का एडवांटेज होता है कि वो सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और काफ़ी तरीके से या काफ़ी पॉपुलेशन के साथ यूज़ किया जाता है एट वन टाइम. थर्ड इज़ टेलीफोनिक सर्वे, यानी टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू सर्वे लेना. इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होता है उसको इंटरव्यूअर ने फेस टू फेस नहीं देखा होता है, तो रिस्पॉन्स के गलत या मैनिपुलेटेड होने में काफ़ी सारे चांसेस होते हैं जो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी मैनिपुलेटेड सेटिंग या लैबोरेटरी में ऑब्जर्व करना. सर्वे मेथड का एडवांटेज है फर्स्ट, इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पर्सन. Second, public opinions on new issues can be obtained as soon as the issue arise. इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फर्स्ट, लोग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं बिकॉज ऑफ मेमोरी लैप्स, या फिर वो नहीं चाहते कि रिसर्चर को पता चले कि वो असलियत में क्या बिलीव करते हैं. सेकेंडली, पीपल कैन ऑफर रिस्पॉन्सेज जो उन्हें लगता है कि रिसर्चर को चाहिए. फिफ्थ इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. वो सारे टेस्ट्स जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना एंड कंसेप्ट्स को असेस करते हैं, उन सारे टेस्ट्स को साइकोलॉजिकल टेस्ट्स कहते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट्स असेस करते हैं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. और ये सारे टेस्ट्स कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे पर्सोनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, गाइडेंस, डायग्नोसिस एक्सेट्रा. साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आइटम्स कहते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जब 2 या उससे ज़्यादा रिसर्चर किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को ऑन द सेम ग्रुप ऑफ पीपल एडमिनिस्टर करें तो दोनों टाइम रिजल्ट्स जो है वो मोर और लेस सेम ही आए. सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का नतीजा या रिज़ल्ट मोर और लेस सेम ही है, चाहे वो कितनी बार भी या फिर कितने ही ईयर या मंथ के गैप में एडमिनिस्टर किया गया हो. कोई भी टेस्ट ऑब्जेक्टिव होने के लिए स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़रूरी है. स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना, जो होता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स ऑफ द होल टेस्ट. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स, कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है चाहे वो कितने भी टाइम पीरियड में कितनी भी बार एडमिनिस्टर किया गया हो, उसका रिज़ल्ट मोर और लेस सेम ही आना चाहिए. रिलायबिलिटी 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट, टेस्ट रीटेस्ट, मतलब चाहे वो टेस्ट 2 बार या उससे कितनी भी ज़्यादा बार एडमिनिस्टर किया गया हो, उसके स्कोर्स मोर और लेस सेम ही आने चाहिए. सेकेंड इज़ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी. इसमें टेस्ट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है, यानी 2 भागों में बांटा जाता है जिनमें इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स हो और उन दोनों पार्ट्स के कोरिलेशन को जाना जाता है. सेकेंड इज़ वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब होता है कि टेस्ट वैलिड है या नहीं, यानी जो टेस्ट क्लेम कर रहा है मेजर करना वो मेजर कर रहा है. थर्ड आर नॉर्म्स. नॉर्म का मतलब होता है एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप ऑन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, और इस एवरेज परफॉर्मेंस को नॉर्मल परफॉर्मेंस माना जाता है और ये एक क्राइटेरिया बन जाता है इन फ्यूचर उस टेस्ट के नतीजों को इंटरप्रेट करने के लिए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेस्ट्स. साइकोलॉजिकल टेस्ट्स क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफ़िकल्टी लेवल. लैंग्वेज के बेसिस पे 3 तरह के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं. फर्स्ट वर्बल,
सेकंड नॉन वर्बल एंड थर्ड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट्स। वर्बल टेस्ट्स में रिस्पोंडेंट को वर्बली या फिर बोलकर आंसर करना होता है, पर इसके लिए थोड़ा सा लिटरेसी रेट चाहिए होता है क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। सेकंड इज़ नॉन वर्बल टेस्ट्स, इसमें आइटम सिंबल या पिक्चर्स के रूप में होते हैं। थर्ड इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट्स, कि इसमें मूवमेंट होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जैसे ब्लॉक्स बिल्ड करना या जिक्सॉ पजल एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर two types of psychological tests, first individual and second group tests. Individual tests में कोई एक ही पर्सन पार्टिसिपेंट होता है, ग्रुप टेस्ट में पूरा ग्रुप या दो या उससे ज़्यादा पर्सन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल साइकोलॉजिकल टेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट स्पीड टेस्ट एंड सेकंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट में एक टाइम लिमिट के अंदर पार्टिसिपेंट को रिस्पॉन्स करना होता है और इसमें इवैल्यूएट इंडिविजुअल या पार्टिसिपेंट इस बेसिस पे किया जाता है कि उसने सही आंसर करने के लिए कितना टाइम लिया। इसमें सारे आइटम्स सेम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी के होते हैं। वेयरएज पावर टेस्ट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, इसमें क्वेश्चंस इजी से लेके देन डिफ़िकल्ट लेवल पे होते हैं और ये इवैल्यूएट करता है कि पर्सन या पार्टिसिपेंट में कितनी पावर या एबिलिटी है। टेस्ट टेकर या डिसीजन मेकर को किसी भी एक टेस्ट पर रिलाय नहीं होना चाहिए फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ पर्सन, क्योंकि किसी पर्सन के बारे में डेटा इंक्लूड करता है उस पर्सन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, कि उस पर्सन का बैकग्राउंड, उस पर्सन का इंटरेस्ट और उस पर्सन की पास्ट परफॉर्मेंसेस। लास्ट इज़ केस स्टडी मेथड, इसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है अबाउट अ पर्टिकुलर केस, और ये केस हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल का या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में भी। किसी पर भी केस स्टडी करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। केस स्टडी एक पूरा अच्छे तरीके से नरेटिव और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताता है। केस स्टडी ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिगमंड फ्रॉइड का इनसाइट कॉन्सेप्ट और जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी केस स्टडी मेथड यूज़ करके ही डेवलप की गई हैं। केस स्टडी मेथड का एक डिसएडवांटेज होता है वैलिडिटी, इसीलिए काफ़ी सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया जाता है बाय अ नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। सेकेंड डिसएडवांटेज इज जनरलाइजेशन, क्योंकि किसी भी एक केस के नतीजे किसी और केसेस पे या और इवेंट या और सिचुएशन या लोगों पर लागू या फिर अप्लाई नहीं किए जा सकते। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि डेटा क्या होता है और कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं। अब जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो अब काम आ जाता है ऑफ अ रिसर्चर टू ड्रॉ कंक्लूजन, यानी जो डेटा कलेक्ट किया है उसका मीनिंग निकालना, उसको इंटरप्रेट करना, उसका रिजल्ट निकालना या उसका कंक्लूजन बनाना। इसके लिए दो टाइप के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं यूजुअली, जिनको कहते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब होता है वो सारा डेटा जो क्वांटिफाई हो सके या मेजर हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चनर्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, इनके आइटम्स क्लोज एंडेड होते हैं, यानी जो रिस्पॉन्सेज या आंसर्स हैं वो पहले से ही गिवन होते हैं। इस टाइप के मेथड में जो आइटम्स या क्वेश्चंस होते हैं उनके रिस्पॉन्सेज जनरली स्केल्ड फॉर्म में होते हैं, यानी जो रिस्पोंडेंट होता है उसको स्केल में यानी नंबर्स पे रिस्पॉन्स देना होता है, कि जैसे 1 to 5, 7 to 11 एक्सेट्रा। जैसे हाईली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, हाईली डिसअग्री। बेसिकली जो रिस्पोंडेंट होता है उसको बस एक आंसर सिलेक्ट करना होता है। क्वांटिटेटिव मेथड में जो टूल्स या टेस्ट्स यूज़ करते हैं
उनका जो रिज़ल्ट होता है वो एक नंबर के फॉर्म में एज अ स्कोर निकलता है और उस स्कोर्स के बेसिस में इंटरप्रिटेशन की जाती है। वो जो स्कोर या नंबर्स निकलता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा। सेकेंड इज क्वालिटेटिव मेथड। इसमें कोई भी प्री डिफाइंड या राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है एंड मोस्टली ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट अपनी फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस बताता है या फिर रिसर्चर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे डेटा इन्फर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर डेटा या इंफॉर्मेशन देता है और उसको इन्फर या इंटरप्रेट करता है। क्वालिटेटिव मेथड से लिया गया डेटा या इंफॉर्मेशन स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं होता और ना ही उस पर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। लास्टली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। फिफ्थ इज लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करने के लिए जो भी मेथड्स यूज़ होते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। इसमें जो नंबर ज़ीरो है उसकी बात हो रही है कि जैसे अगर आप सेंटीमीटर स्केल से कुछ भी मेजर करें, फॉर एग्जांपल या मोबाइल स्क्रीन, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो होगा और एंड पॉइंट सपोज 6 है, तो ये माना जाएगा या इंटरप्रेट किया जाएगा कि मोबाइल की स्क्रीन 6 सेंटीमीटर की है। पर लेकिन साइकोलॉजी में ज़ीरो नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी ज़ीरो का कोई पॉइंट ही नहीं होता या कोई ज़ीरो का मीनिंग ही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिसर्चर को इंटेलिजेंस मेजर करनी है तो जो भी स्कोर आएगा वो ज़ीरो से ऊपर ही होगा और यही माना जाएगा कि ज़ीरो इंटेलिजेंस नहीं होती है। सिर्फ डिग्री या फिर लेवल या एक्सटेंट ऑफ इंटेलिजेंस हमें पता लगता है। कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के स्कोर्स की रैंकिंग भी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के किसी टेस्ट में बच्चों के जितने मार्क्स आए उसके हिसाब से टीचर ने उनको रैंक कर दिया और अरेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा। सेकेंड इज़ रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसका मतलब जो साइकोलॉजिकल टूल्स या टेस्ट हैं उन सब का नेचर अलग होता है, यानी कोई भी साइकोलॉजिकल टूल या टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या पर्टिकुलर पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है जो और दूसरी पॉपुलेशन या कल्चर में नहीं यूज़ किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हुआ उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जो थे अर्बन स्टूडेंट्स। सो उस टेस्ट के आइटम्स डिफरेंट हो गए और वो टेस्ट के आइटम्स यूज़ नहीं हो सकते फॉर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरियाज। थर्ड इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा सब्जेक्टिव होता है क्योंकि रिसर्चर को रिस्पॉन्सेस को इंटरप्रेट करना होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सेस डायरेक्ट नहीं होते हैं। जैसे किसी रिसर्चर ने ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अप्लाई किया है, तो उसका जो डेटा कलेक्शन हुआ है वो प्योरली बेस्ड है उस रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सिक्स्थ एंड लास्ट आर एथिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल रिसर्च ह्यूमन बींग्स पर की जाती है, तो ह्यूमन बींग्स के साथ रिसर्च करने के लिए कुछ एथिक्स होते हैं, यानी कि मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस प्राइवेसी एंड चॉइस टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। किसी भी पर्सन की खुद की चॉइस होती है टू पार्टिसिपेट इन एनी स्टडी। कोई भी रिसर्चर किसी भी ह्यूमन बींग को या पर्सन को फोर्स नहीं कर सकता टू पार्टिसिपेट। सेकेंड, बेनिफिशियंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी फ्रॉम एनी हार्म। एंड थर्ड, justice or sharing the benefits of research with all participants. Following are some principles. First, voluntary participation, यानी जो भी पार्टिसिपेट होगा वो अपनी चॉइस की वजह से पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं किया गया है।
सेकंड इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी जो पार्टिसिपेंट है उसको पहले से ही बता दिया गया है कि स्टडी किस बारे में होगी और जो पार्टिसिपेंट है उसका क्या रोल होगा, और ये एज अ कंसेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट लिया जाता है। बेसिकली जो पार्टिसिपेंट है उसकी सहमति या रजामंदी ली जाती है। थर्ड इज़ डीब्रीफिंग, इसका मतलब होता है रिसर्च से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो पार्टिसिपेंट को दी जाती है। फोर्थ इज़ शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसने कैसा परफॉर्म किया है ये बताना भी ज़रूरी होता है। फिफ्थ एंड लास्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा सोर्स। डेटा सोर्स यानी जो पार्टिसिपेंट है उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल है या प्राइवेट है, इसीलिए उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए ही पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल इन साइकोलॉजी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं। बाय बाय।